Hello Achiever, this is Yash again and welcome back to SSC T Point. So what we have to do in today's session, actually आज का सेशन जो है बहुत ज़्यादा छोटा होने वाला है बिकॉज आज के सेशन में केवल दो ही कंसेप्ट हम पढ़ने वाले हैं दैट इज डिटैच्ड प्रपोजिशन एंड डिस्गाइज्ड प्रपोजिशन। ठीक है, इसका सेपरेट सेशन लेना इसलिए ज़रूरी था बिकॉज इट इज़ इम्पोर्टेंट। ठीक है, जो दोनों कंसेप्ट आपको बताए हैं प्रपोजिशन के, जो दोनों फॉर्म बताया प्रपोजिशन के, बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और कुछ भी चीज़ हमें छोड़नी नहीं है। तो आज के सेशन में हमें क्या करना है, डिस्गाइज्ड एंड डिटैच्ड प्रपोजिशन करना है बिकॉज़ इन द लास्ट सेशन वी कंसिडर्ड पार्टिसिपल प्रपोजिशन एंड फ्रेज प्रपोजिशन। ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम सिंपल, कंपाउंड एंड आपका डबल प्रपोजिशन के अलावा भी कुछ ऐसे फॉर्म है प्रपोजिशन को याद करने समझने जरूरी है जो मोस्ट ऑफ द केसेस में कैंडिडेट्स क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। बट आई एम नॉट गोना इग्नोर इन माय कंसेप्ट बिकॉज आई हैव द रिस्पांसिबिलिटी टू टीच यू ईच एंड एवरीथिंग इन दैट पर्टिकुलर टॉपिक इन ग्रामर। ठीक है, चलिए अब बात बहुत हो गई है, अब आगे बढ़ जाते हैं। तो अपना क्या कह रहा है, डिटैच प्रपोजिशन। डिटैच मतलब क्या होता है पहले ये बताओ। ठीक है, अटैच मतलब पता ना क्या होता है, अटैचमेंट पता ना। तो डिटैचमेंट उसका उल्टा होता है अटैचमेंट का। अटैच मतलब ये है और डिटैच मतलब ये है। ठीक है, तो जब प्रपोजिशन डिटैच हो जाती है, डिटैच मतलब दूर हो जाती है। दूर होगी तो किससे होगी ये बताओ। दूर होगी तो प्रपोजिशन किससे होगी, डिटैच प्रपोजिशन से। अगर आप इन्फर करो कि भाई चलो ठीक है, मान लिया कि भाई प्रपोजिशन है डिटैच हो जाती है, लेकिन किससे? सिंपल सी बात है, प्रपोजिशन केवल एक ही पर्टिकुलर कंसेप्ट के साथ क्या होती है, अटैच होती है, जो कि है नाउन। ठीक है, जो उसका ऑब्जेक्ट होता है, नाउन या प्रोनाउन। तो प्रपोजिशन जिसके साथ अटैच होती है वो होता है नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, तो डिटैच प्रपोजिशन का मतलब हो गया जब प्रपोजिशन अपने नाउन या प्रोनाउन जो कि उसके ऑब्जेक्ट होते हैं उसके साथ अटैच नहीं होती है, दूर हो जाती है, डिटैच हो जाती है, उसके साथ नहीं आती है सेंटेंस के अंदर। यही है डिटैच प्रपोजिशन। ठीक है, और बाकी डेफिनेशन में भी एक बार देख लो। तो ये मतलब ये स्लाइड केवल डिटैच प्रपोजिशन है, उसके बाद डिटैच प्रपोजिशन कंप्लीट। ठीक है, तो बहुत छोटा सेशन है बट करना जरूरी था बिकॉज आई डिडंट वांट टू लीव एनीथिंग, है ना। तो डिटैच्ड प्रपोजिशंस आर द preps which are far removed from their objects। इसका मतलब क्या हो गया, जो उनका ऑब्जेक्ट होता है नाउन और प्रोनाउन की फॉर्म में, उससे बहुत दूर होता है, उनके साथ अटैच नहीं रहता है। ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा जब भी मैंने आपको प्रपोजिशन करवाया है उसके बाद कोई ऐसा वर्ड होता है जो नाउन और प्रोनाउन होता है, उसका ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, उसके आगे आ जाता है ना। लेकिन अब डिटैच प्रपोजिशन कुछ ऐसे, मैं आपको दो सेंटेंस में समझ में आ जाएगा, सेंटेंस बताने जा रहा हूं जिसमें जो ऑब्जेक्ट होता है प्रपोजिशन का, ठीक है, वो उसके साथ नहीं रहता, होता सेंटेंस के अंदर ही है लेकिन उसके साथ अटैच्ड नहीं रहता। जैसे whom did you speak to। ठीक है, whom did you speak to, तुम किससे बात कर रहे, नहीं, किससे बात कर रहे थे नहीं, तुमने किससे बात की, है ना, तुमने किससे बात की। अब यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे मैं इसको है ना ऐसे भी लिख सकता था, इस वाले सेंटेंस को मैं ऐसे भी लिख सकता था, टू whom did you speak। लेकिन ये थोड़ा, ये भी सही है, ये भी सही है सेंटेंस, टू whom did you speak, इसका मतलब वही है जो इसका मतलब है, whom did you speak to। लेकिन ये थोड़ा इनफॉर्मल हो गया है, ये क्या हो गया, इनफॉर्मल हो गया है। और इंग्लिश में हमें क्या करना है, फॉर्मल लैंग्वेज को हमें क्या करना होता है, फेवर करना होता है। ठीक है, प्रेफरेंस हमें फॉर्मल लैंग्वेज को देनी होती है। इसलिए ये जो तरीका है, ठीक है, डिटैच करके प्रपोजिशन को लिखने का, ये बेस्ट है। ठीक है, whom did you speak, यहाँ पे टू आना जरूरी था। ठीक है, अब ये मत सोचना कि भाई ऐसा भी तो कर सकते हैं कि प्रपोजिशन को हटा ही दें, whom did you speak लगा दें, बट वो सेंटेंस गलत हो जाता। क्यों गलत हो जाता, जैसे सपोज करो कि भाई इसका आंसर मैं कैसे करूंगा, मैंने किसी से पूछा तुमने किससे बात करी, मैंने किसी से पूछा कि तुमने किससे बात करी, whom did you speak to। ठीक है, इसका जो रिप्लाई है मैं कैसे बोलूंगा, आई स्पोक टू मिस्टर जैक। अगर आंसर में स्पीक के बाद टू आ रहा है, ठीक है, तो क्वेश्चन में क्यों ना हो। अगर आप प्रपोजिशन को रिमूव कर दोगे ये सोच के कि भाई प्रपोजिशन लगानी जरूरी नहीं है इन द डिटैच्ड मैनर, तो गलत हो जाएगा। प्रपोजिशन लगानी है लेकिन कुछ फॉर्मेट होते हैं लाइक whom। ठीक है, whom के साथ या who भी होता है, who भी होता है, इसके साथ आप डिटैच प्रपोजिशन का यूज कर सकते हो। कुछ कुछ होते हैं, जरूरी नहीं है सब में करो। ठीक है, तो whom के साथ, who के साथ आप क्या कर सकते हो, डिटैच प्रपोजिशन का यूज कर सकते हो, जो प्रपोजिशन है उसकी, ठीक है, वो आप सेंटेंस के बाद में लिख सकते हो। ठीक है, तो अगर इसका रिप्लाई करूंगा आई स्पोक टू मिस्टर जैक, तो स्पोक के बाद क्या आ रहा है, टू आ रहा है, और उसके बाद देखो क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, किसका, प्रपोजिशन टू का। तो क्वेश्चन में क्यों ना हो, तो इसलिए आप रिमूव नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया तरीका प्रपोजिशन का यूज करने का। नेक्स्ट है हाउ मेनी ऑफ यू कैन आई डिपेंड ऑन। ठीक है, हाउ मेनी ऑफ यू कैन आई डिपेंड ऑन, इसका मतलब ये है कि भाई तुम में से
कितने हैं जिसके ऊपर मैं डिपेंड हो सकता हूँ, तुम में से कितने हैं जिसके ऊपर मैं डिपेंड हो सकता हूँ। अब आपको पता है डिपेंड के बाद क्या आता है, डिपेंड के बाद प्रपोजिशन ऑन आता है। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि भाई आई डिपेंड ऑन माई पॉप्स, ठीक है, आई डिपेंड ऑन माई पॉप्स, मैं निर्भर हूं किसके ऊपर, अपने पापा के ऊपर, तो यहाँ पे ऑन लगाना जरूरी है डिपेंड के साथ। तो आपको जो वर्ब है उसकी जो फिक्स्ड preposition है जो यूज होती है वो रिमूव नहीं करनी है, तो डू नॉट ट्राई टू रिमूव द फिक्स्ड preposition। फिक्स्ड preposition तो आएगी ही। जैसे अगर मैं बोलता हूँ आई एम टॉकिंग यू, गलत हो गया, क्यों? क्योंकि टॉक के साथ हमेशा टू आता है, ठीक है। तो कभी भी preposition को रिमूव करने की कोशिश मत करना, ठीक है। आपको तरीका देख लेना कैसे लिखा जा रहा है। तो अगर अफर्मेटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस में आई डिपेंड के बाद ऑन आ रहा है, तो ऊपर वाले सेंटेंस में ज्यादातर क्वेश्चन फॉर्म में ऐसा होता है कि जो preposition टू होती है वो बाद में आती है, सॉरी, कोई भी preposition होती है वो बाद में आती है, डिटैच फॉर्म में आती है या नाउन और प्रोनाउन के बिना आती है, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ यू कैन आई डिपेंड ऑन, यहाँ पे ये मत सोचना यहाँ पे कोई नाउन नहीं है या प्रोनाउन नहीं है। आपको पता है कि भाई यहाँ पे ऑन के बाद क्या है, माई पॉप्स है, ठीक है, जो कि एक तरह का नाउन है ना, जो कि पॉप्स के एक तरह का नाउन है। तो यहाँ पे ऑन के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है, ऑन के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है जो कि ऑन preposition का ऑब्जेक्ट है, पॉप्स नाउन के फॉर्म में, लेकिन यहाँ नहीं आ रहा है। तो यानी कि इसका मतलब यही है कि इसका जो नाउन और प्रोनाउन है क्वेश्चन फॉर्म में, वो इसके साथ डिटैच हो गया है, ये अटैच नहीं है, ठीक है। तो दैट इज वाई हम इनको डिटैच preposition बोलते हैं, जिसमें जो preposition होती है, ठीक है, उसका नाउन या प्रोनाउन यानी कि उसका ऑब्जेक्ट उसके साथ में नहीं होता है, ठीक है। चलो ये कंप्लीट हो गया। तो डिटैच preposition में इतना ही था और ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है। बाकी तुम नंबर ऑफ क्वेश्चंस करोगे, यू विल गेट टू नो कि हाउ और व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंसेस आते हैं जिसमें डिटैच preposition का यूज होता है, ठीक है। अब देखेंगे हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे डिसगाइज्ड preposition। डिसगाइज मतलब पता है क्या होता है? डिसगाइज का भी सुना है? डिसगाइज मतलब होता है किसी को चकमा देना, बेवकूफ बना देना या ऐसा रूप धारण कर लेना कि भाई तुमको कोई समझ नहीं पाए तो एक्चुअली तुम हो क्या या हो कौन। तो डिस्गाइज preposition भी ऐसी है। कुछ ऐसे वर्ड जो हमें पता नहीं है कि वो preposition है, लेकिन एक्चुअली में वो preposition का ही काम करते हैं। कुछ ऐसे वर्ड जो एक्चुअली में कोई और रोल प्ले करते हैं ग्रामर के अंदर, बट साथ साथ वो एक काम भी कर रहे हैं उस केस में preposition का, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी रीड आउट द डेफिनेशन, देन आई विल गो अहेड विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है। डेफिनेशन क्या कहती है डिस्गाइज्ड preposition की? अ वर्ड इज अ preposition व्हेन इट हैज अ नाउन और प्रोनाउन और अ नाउन क्लॉज एज इट्स ऑब्जेक्ट। तुम्हें पता है कि भाई कोई भी वर्ड preposition कब कहलाएगा, ठीक है, जब उसके बाद कोई नाउन होगा या प्रोनाउन होगा या कोई नाउन क्लॉज होगा। नाउन क्लॉज मतलब उसके नाउन, उसके अंदर नाउन होगा, हाँ, उसके ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, ठीक है। अब कभी कभार क्या होता है, कोई वर्ड होता है, ठीक है, वो एक्चुअली में क्या होता है, एडवर्ब होता है, ठीक है। मैं डिस्गाइज preposition की बात कर रहा हूँ। कोई भी वर्ड है वो क्या है, एडवर्ब है। कोई भी वर्ड है वो एडवर्ब है, ठीक है। जैसे कोई भी वर्ड हो गया वो एडवर्ब ही है एक्चुअली में, लेकिन अगर उस एडवर्ब के बाद कोई नाउन है या प्रोनाउन है तो उस केस में वो एडवर्ब का रोल ना अदा करते हुए वो किसका अदा रोल अदा करता है, preposition का, है ना। तो एग्जांपल लूंगा, सो डू नॉट वरी, आई एम गोना टेक द एग्जांपल टू मेक यू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो इट इज एन एडवर्ब, ये जो डिस्गाइज preposition होती है ये एक तरह की एडवर्ब होती है, ठीक है, व्हेन इट इज नॉट फॉलोड बाय अ नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। यानी कि एक ऐसा वर्ड जो एडवर्ब है, ठीक है, वो अगर नाउन के या प्रोनाउन के साथ में नहीं है तो एडवर्ब है, लेकिन अगर उसके बाद नाउन या प्रोनाउन है तो वो एडवर्ब का काम छोड़ के preposition का काम करता है, जिसे हम बोलते हैं अ डिस्गाइज्ड preposition, ठीक है। अगर अभी भी समझ नहीं आया ना डेफिनेशन, तो एग्जांपल देख लो, यू विल गेट टू नो क्या मेरा मोटिव है तुमको समझाने का। चलिए एग्जांपल देखते हैं। ही वेंट आउटसाइड, ही वेंट आउटसाइड, इसका मतलब क्या हो गया, वो बाहर गया, वो बाहर गया। अब यहाँ पे आउटसाइड जो है एडवर्ब है, क्यों? क्योंकि आपको पता है एडवर्ब किसका आंसर करता है, वेयर का, ठीक है। अगर इस सेंटेंस को क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या बनेगा, वेयर ही वेंट या वेयर डिड ही गो, ठीक है। तो अब सिंपल सी बात है, वेयर का आंसर क्या कर रहा है, आउटसाइड कर रहा है, जो कि एक प्लेस है ना, या स्पेस है, ठीक है। तो जब भी प्लेस या स्पेस का कोई वर्ड डिनोट करने के लिए आता है तो वो क्या आता है, एडवर्ब होता है। ये क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। लेकिन अब इसी सेंटेंस को थोड़ा और एक्सटेंड करके देखो, मैंने ये बना दिया, ही वेंट आउटसाइड द रूम, ठीक है, ही वेंट आउटसाइड द रूम। अब इस केस में जो आउटसाइड है वो एडवर्ब नहीं रहा, क्योंकि आउटसाइड के बाद क्या आ गया, नाउन आ गया है। और किसी वर्ड के बाद नाउन तभी आता है रिलेट करने के लिए, तब जब वो क्या होता है, जब वो होता है preposition। तो आउटसाइड यहाँ पे एडवर्ब नहीं रहा, क्योंकि ऊपर वाले सेंटेंस में आउटसाइड के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं था, वो एक्चुअली में एडवर्ब का ही काम कर रहा था। लेकिन नीचे वाले सेंटेंस में थोड़ा सा मीनिंग चेंज हो गया कि वो रूम के बाहर गया, तो आउटसाइड द रूम हो गया। तो आउटसाइड अब preposition
हो गया है, एडवर्ब का रोल उसने छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि उसके बाद नाउन और प्रोनाउन आ रहा है और ये पूरा सेंटेंस कुछ इंडिकेट कर रहा है एक एज अ फ्रेज। तो यही है क्या, डिस्गाइज्ड प्रपोजिशन। ठीक है। व्हाई डिड यू गो अशोर अर्ली इन द मॉर्निंग, कुछ ऐसे वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। अशोर हो गया, अ हंटिंग हो गया, ठीक है, और हाँ इस तरीके से है, अभी याद नहीं आ रहे हैं। इस तरीके से होंगे, कोई वर्ड होगा उसके पहले आपको लेटर ए का यूज कर रखा होगा। तो वहां पे जो लेटर ए होता है वो एक्चुअली में लेटर ए नहीं होता, वो प्रपोजिशन ही होता है, जिसका मतलब क्या होता है, अलग अलग होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक बार सेंटेंस कराया होगा, जब हम रेट निकालते हैं किसी भी चीज का, लाइक कुछ भी हम खरीद ले, किस रेट पे खरीद रहे हैं, किस दर पे खरीद रहे हैं। जैसे अगर मैं ये भी बोल देता हूँ सेंटेंस की भाई पापा 8 घंटे काम करते हैं एक दिन में, ठीक है, तो मैं कैसे बना सकता हूँ, फादर वर्क्स 8 आवर्स अ डे। फादर वर्क्स 8 आवर्स अ डे। तो यहाँ पे जो अ है ना, वो लेटर अ जो है वो आर्टिकल अ है, आर्टिकल ए है। तो यहाँ पे आर्टिकल ए का रूल यूज ना करते हुए वीकेंड प्रपोजिशन का यूज करता है, जिसका मतलब होता है पर। ठीक है, मतलब लेटर ए जो कि आर्टिकल ए है, ठीक है, वो कुछ सेंटेंसेस में कुछ वर्ड्स में आता है जहां पे वो आर्टिकल का रोल प्ले ना करते हुए प्रपोजिशन का रोल प्ले करता है, लाइक अश्योर। यहाँ पे अश्योर में अ का मतलब पता है क्या है, ऑन। ठीक है, तो यहाँ में अ का मतलब क्या है, ऑन। तो ऑन क्या है, प्रपोजिशन है। तो अगर ऑन प्रपोजिशन है और ए का मतलब ऑन है, तो ए भी तो प्रपोजिशन ही बन गया। तो यहाँ पे अश्योर में जो ए है वो आर्टिकल ए का रोल ना प्ले करते हुए वो किसका रोल प्ले कर रहा है, प्रपोजिशन का रोल प्ले कर रहा है, जिसका मतलब है ऑन। तो इस तरीके से देखने को मिल जाएगी। फादर वेंट अ हंटिंग यस्टरडे। अब यहाँ पे अ हंटिंग है, अ हंटिंग का मतलब वही है। तो यहाँ पे ये जो आ गया ना, तो ये क्या है, ऑन है, जो कि एक प्रपोजिशन है। इसको बोला जाता है वीकेंड फॉर्म ऑफ अ प्रपोजिशन। तो ये भी एक फॉर्म है प्रपोजिशन के अंदर जो आपको याद करनी है। ठीक है, तो यू कैन नॉट इग्नोर, यू हैव टू लर्न दैट थिंग विच कम्स इन योर एग्जामिनेशन। एक एक चीज, ईच कंसेप्ट दैट कम्स इन द एग्जामिनेशन। अगर एक टुकड़ा भी आया है, ठीक है, किसी भी कंसेप्ट का, तो वो भी याद करो। ठीक है, तो भाई इसका मतलब क्या हो गया, पापा कल कहाँ पे गए थे, शिकार पे गए थे। उसके बाद है ही जम्प्ड ओवरबोर्ड एट 5 o'clock। ओवरबोर्ड का मतलब हो गया पानी में कूद जाना, ठीक है, या मतलब स्विमिंग पूल के अंदर हो, पानी के शिप से कूद जाना, कुछ भी। ठीक है, तो उससे वो कूद गया। ठीक है, कितने बजे, 5 बजे। अब यहाँ पे आपने कभी सोचा है कि जो ओ क्लॉक हम बोलते हैं, ठीक है, ओ क्लॉक हम बोलते हैं, उसमें ओ क्या होता है। एक्चुअली मेरे को जब ये पढ़ता था तो मेरे को ये डाउट तो होता था ये ओ है क्या, ओ है क्या ये। ठीक है, लेकिन मेरे को किसी ने बताया नहीं एंड मेरे को कहीं मिला नहीं। ठीक है, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट करा था तो उस टाइम पे गूगल पे इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी। लेकिन जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था, ठीक है, तो आई गॉट टू नो इन अ बुक कि भाई जो ओ होता है ना, ये होती है preposition ऑफ। preposition ऑफ, अब देखो ये लेटर ओ है, ये लेटर ओ है, लेकिन किसका काम कर रहा है, ये काम कर रहा है preposition का। तो ये डिस्गाइज्ड हो गया ना, मतलब बहरूपिया हो गया, किसके फॉर्म में, लेटर ओ के फॉर्म में। बट ये काम किसका कर रहा है, preposition का। तो इसीलिए जो है इनका जो रोल है वो छुपा हुआ होता है। तो इसलिए इन prepositions को क्या बोला जाता है, डिस्गाइज्ड preposition, है ना। तो उसने जो है कूदा कब, 5 बजे। 5 ओ क्लॉक का मतलब 5 ऑफ द क्लॉक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जॉन अर्न्स $100 अ डे। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, जॉन जो है कमाता है $100 एक दिन में। या यहाँ पे ए का मतलब होता है पर, ठीक है, पर डे, पर डे। तो ये क्या है, एक तरह का वीकेंड फॉर्म ऑफ अ प्रपोजिशन है कि वो पर डे $100 कमाता है। ठीक है, नेक्स्ट है वी मीट, सॉरी, वी मीट वंस अ वीक। तो इस तरह के भी आपको सेंटेंसेस दिखने को मिल जाएंगे जिसमें कुछ ऐसे फ्रेज होंगे जिसमें क्या होगा, आर्टिकल ए होगा, लेकिन आर्टिकल ए का काम ना करते हुए, आर्टिकल का काम ना करते हुए प्रपोजिशन का काम करेगा। तो वंस अ वीक का मतलब कभी सोचा है क्या होता है वंस अ वीक, या वंस अ डे, वंस अ मंथ, है ना, या ट्वाइस अ डे, थ्राइस अ डे, इस तरीके से बोलते हैं ना। तो वहां पे जो ए होता है ना, वो कोई आर्टिकल वगैरह आर्टिकल का रोल प्ले नहीं करता। वहां पे जो ए होता है उसका मतलब होता है इन। ठीक है, तो वंस इन अ वीक, वंस अ वीक का मतलब होता है वंस इन अ वीक। वो तो शॉर्ट में हम वंस अ वीक बोल देते हैं, वंस इन अ वीक को। ठीक है, तो सिंपल सी बात ये है कि यहाँ पे जो आर्टिकल ए है वो इन हो गया है, और इन क्या है, preposition है। तो दैट इज व्हाई इट हैज प्लेड अ रोल ऑफ अ preposition which is called a disguised preposition। इसे वीकेंड फॉर्म ऑफ अ preposition भी बोला जाता है। ठीक है, वैसे याद रखने की जरूरत नहीं क्या बोला जाता है क्या नहीं, फिर भी समझने के लिए कुछ गलत तो नहीं है ना। और इसी के साथ तुम्हारा कंप्लीट हो जाता है क्या, डिस्गाइज्ड एंड डिटैच्ड प्रपोजिशन। तो आज का सेशन जितना भी बड़ा था मुझे नहीं पता,
वैसे मैंने 15 मिनट ले लिए समझाने में, बट इट इज नाइस कि भाई हमने डिटैच्ड और डिस्गाइज्ड preposition which are mostly ignored by many of the teachers and candidates we completed in 15 minutes. ठीक है, तो and we took a separate session for that. ठीक है, so I'm feeling very nice of this. ठीक है, तो जैसा भी है हमने कंप्लीट कर लिया है डिटैच्ड एंड डिस्गाइज्ड preposition. अब हम नेक्स्ट टाइम पे मिलते हैं और देखते हैं क्या करते हैं. नेक्स्ट टाइम पे एक्चुअली वी हैव टू डू कंफ्यूजिंग prepositions. तो कुछ ऐसी prepositions होती है जो ऑलमोस्ट कॉमन कॉमन होती है, उनका यूज कॉमन फैक्टर्स के लिए आता है, बट फिर भी हल्का सा उनमें क्या होता है डिफरेंस होता है, वही हमें पढ़ना है नेक्स्ट सेशन में. तो नेक्स्ट सेशन में हमारा जो लेक्चर होगा थोड़ा लंबा होगा, कंफ्यूजिंग prepositions का होगा. कंफ्यूजिंग prepositions हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में. Until then, what you have to do, keep on preparing and have what फन इन योर लाइफ, है ना. अब हमेशा तो काम करते नहीं रहना, थोड़ा एंजॉय भी करना लाइफ में, है ना. चलिए बाय बाय, टेक केयर एंड हasta la vista.